तारीख 16 जुलाई 1969, समय सुबह के 9:32, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 11 मिशन लॉन्च होता है। लॉन्च के करीब 11 मिनट बाद अपोलो स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। इस मिशन को कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लीड कर रहे थे, जिन्होंने मानव इतिहास में सबसे पहले चांद की धरती पर कदम रखा था। लॉन्चिंग से 4 दिन बाद 20 जुलाई वो दिन था जब अपोलो स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह पर लैंड किया। लैंडिंग के 6 घंटे 39 मिनट बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की सतह पर कदम रखा। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लूनर मॉड्यूल से बाहर आ रहे थे तो उनसे एक ऐसी गलती हुई जिसके कारण शायद वो धरती पर वापस नहीं आ पाते। तो आखिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग से ऐसी क्या गलती हुई थी? तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं अपोलो 11 मिशन की पूरी कहानी। क्या अपोलो 11 मिशन द्वारा सच में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर उतरे थे या नहीं? क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि इस मिशन को किसी स्टूडियो में फिल्माया गया था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा था और अमेरिका को यह डर था कि कहीं वो रूस से स्पेस में पिछड़ ना जाए। इसलिए अमेरिका ने अपने स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए 1958 में नासा की स्थापना की ताकि वो स्पेस में रूस को टक्कर दे सके। इस दौर में अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों अपने आप को एक दूसरे से पावरफुल दिखाना चाहते थे। रूस हमेशा से स्पेस में अमेरिका से आगे रहा क्योंकि रूस ने सबसे पहली सैटेलाइट स्पेस में पहुंचाई। सबसे पहला आदमी, औरत और जानवर भी रूस द्वारा स्पेस में पहुंचाए गए। अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उसे रूस से कमजोर मान रही है, इसलिए अमेरिका ने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि वो स्पेस रेस की फ्रंट सीट पर आ जाए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए साल 1961 में अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ये घोषणा की कि अमेरिका दशक खत्म होने से पहले इंसानों को चांद पर पहुंचाएगा और सुरक्षित धरती पर वापस लाएगा। और ऐसा ही हुआ। दशक खत्म होने से पहले साल 1969 में अपोलो 11 मिशन द्वारा इंसानों ने चांद पर कदम रखा। लेकिन ऐसा नहीं था कि अपोलो 11 मिशन के जरिए इंसानों को सीधे ही चांद पर उतार दिया गया। इससे पहले 8 अपोलो टेस्ट मिशन किए गए ताकि इंसान सुरक्षित चांद पर लैंड कर सके। इसमें अपोलो 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मिशन शामिल थे। अपोलो 1 मिशन को 27 जनवरी 1967 को परफॉर्म किया गया, लेकिन ये मिशन असफल रहा, जिस कारण इस मिशन में शामिल तीनों पायलट्स की मौत हो गई। अपोलो 1 मिशन के बाद अपोलो 4, 5 और 6 मिशन अनमैन्ड थे, जिसमें केवल मशीनरीज को टेस्ट किया गया। अपोलो 4, 5 और 6 मिशन के बाद अपोलो 7 मिशन को लॉन्च किया गया। इस मिशन का मकसद स्पेसक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को टेस्ट करना था। वहीं इस मिशन के दौरान इसे टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया था। अपोलो 7 मिशन के बाद अपोलो 8 मिशन को 21 दिसंबर 1968 को लॉन्च किया गया। इस मिशन को अमेरिका द्वारा जल्दबाजी में लॉन्च किया गया था क्योंकि अमेरिका जानता था कि रूस जल्द ही बहुत से एस्ट्रोनॉट्स को चांद की ऑर्बिट करने के लिए भेजने वाला है। पहले तो ये मिशन अनमैन्ड था, लेकिन रूस को देखते हुए इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को शामिल किया गया, जिन्होंने 20 घंटों तक चांद को ऑर्बिट किया। अपोलो 8 मिशन के जरिए चांद को ऑर्बिट किया गया। इसकी सफलता को देखते हुए अब बारी थी अपोलो 9 मिशन की, जिसमें लूनर मॉड्यूल को टेस्ट करना था, जिसमें कमांड और लूनर मॉड्यूल को धरती की ऑर्बिट में ले जाकर अलग किया गया। साथ ही इस मिशन के जरिए स्पेस सूट को भी टेस्ट किया गया, जिसे अपोलो 11 मिशन में यूज करना था। 18 मई 1969 को अपोलो 10 मिशन लॉन्च हुआ। इस मिशन के जरिए लूनर मॉड्यूल को चांद की सतह से 10 मील ऊपर ट्रैंक्विलिटी सागर के ऊपर उड़ाया गया, जहां अपोलो 11 मिशन लैंड हुआ था। अपोलो 10 मिशन के जरिए उन सभी चीजों को टेस्ट करना था जो अपोलो 11 मिशन की लैंडिंग को आसान बनाए। इन सभी मिशंस को टेस्ट करने के बाद जब नासा को ये तसल्ली हो गई कि वो इंसानों को आसानी से चांद पर उतार सकता है और धरती पर वापस सुरक्षित ला सकता है, तो तैयारी शुरू हुई अपोलो 11 मिशन की। अपोलो 11 मिशन को 16 जुलाई 1969 को सुबह 9:32 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न B5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. सैटर्न B5 रॉकेट अमेरिका द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था, जिसकी ऊंचाई 111 मीटर थी।
वहीं इसका डायमीटर 10 मीटर था। ये कितना बड़ा है आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ लिबर्टी इससे 18 मीटर छोटी है। सैटर्न V5 रॉकेट का वजन 29 लाख किलोग्राम था, जो 35.5 मीटर न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता था। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए इस रॉकेट के अंदर 1 मिलियन लीटर केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को भरा गया था। लॉन्च के करीब 11 मिनट बाद सैटर्न V5 रॉकेट ने अपोलो 11 मिशन को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचा दिया। धरती के करीब 1.5 चक्कर पूरा करने के बाद मिशन कंट्रोल ने अपोलो 11 को चांद की ओर जाने का परमिशन दिया। इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स को शामिल किया गया। पहले थे कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे बज एल्ड्रिन, वहीं तीसरे थे माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को तो पूरी दुनिया जानती है क्योंकि उन्होंने चांद पर कदम रखा था, लेकिन माइकल कॉलिंस को शायद ही कोई जानता है। लेकिन आप जानकर चौंक जाएंगे कि यदि माइकल कॉलिंस नहीं होते तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन शायद धरती पर वापस नहीं आ पाते। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। इस मिशन में 2 स्टेज शामिल थे। पहला CSM यानी कि कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल, वहीं दूसरा लूनर मॉड्यूल। चांद तक तो इन दोनों मॉड्यूल को एक साथ जाना था, लेकिन चांद की ऑर्बिट में पहुंचकर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल से लूनर मॉड्यूल को अलग होकर खुद चांद पर लैंड करना था। लूनर मॉड्यूल का साइज एक बड़ी कार के बराबर था, जिसकी लंबाई महज 12.8 फीट थी। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को इसी लूनर मॉड्यूल में चांद तक जाने और धरती तक वापस आने के दौरान इसी में रहना था। मिशन लॉन्च होने के करीब 4 दिन बाद 20 जुलाई को अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है। ऑर्बिट में पहुंचते नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन एक पतली सुरंग के जरिए CSM से लूनर मॉड्यूल में आते हैं। वहीं माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल में अकेले रह जाते हैं, जिसके बाद कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल सेपरेट हो जाते हैं और लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर लैंड करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं CSM चांद की ऑर्बिट करता रहता है, जिसे माइकल कॉलिंस ऑपरेट कर रहे थे। इसी CSM से लूनर मॉड्यूल को आकर अटैच होना था, जो उसे धरती की ऑर्बिट में पहुंचाता। और यही कारण था कि माइकल कॉलिंस चांद की सतह पर कदम नहीं रख पाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस मिशन में माइकल कॉलिंस की भूमिका कितनी ज्यादा अहम थी, क्योंकि उनके बिना अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस नहीं आ पाता। इस मिशन में CSM का निकनेम कोलंबिया, वहीं लूनर मॉड्यूल का निकनेम ईगल था। सेपरेट होने के बाद ईगल यानी कि लूनर मॉड्यूल चांद पर लैंड करने के लिए निकल पड़ा। लूनर मॉड्यूल में पहले से लैंडिंग साइट को फीड कर दिया गया था, जिसकी मदद से ऑटो पायलट इसे सेफली चांद की धरती पर लैंड करवाता। 20 जुलाई 1969 को 8:05 पर लूनर मॉड्यूल लैंडिंग शुरू करता है। लूनर मॉड्यूल के कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा के अनुसार इसे अगले 13 मिनट में लैंड कर जाना था। लेकिन जब लूनर मॉड्यूल चांद की सतह से केवल 150 मीटर ऊपर होता है तो कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग देखते हैं कि जहां लूनर मॉड्यूल को लैंड करना है वहां बड़े बड़े चट्टान और पत्थर है। जहां लैंड करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल की कमान अपने हाथ में ले लेते हैं और लूनर मॉड्यूल 8:17 पर पहले से निर्धारित लोकेशन से 4 मील दूर लैंड करता है। अपोलो 11 मिशन जहां लैंड किया था उसे ट्रैंक्विलिटी पॉइंट कहते हैं। लैंड करते ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिशन कंट्रोल से कहते हैं कि ईगल चांद पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। लैंडिंग के करीब 6 घंटे 39 मिनट बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग लूनर मॉड्यूल का दरवाजा खोलते हैं। बाहर निकलने की जगह काफी कम थी, जिसका नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भारी भरकम स्पेस सूट के साथ बाहर निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और इसी दौरान उनके हेलमेट से लगकर लूनर मॉड्यूल के इंजन को ऑन करने का स्विच टूट जाता है। लेकिन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को इसके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण स्विच टूटने की आवाज नहीं आती। लेकिन इस सबसे अनजान नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर कदम रखते हैं और बोलते हैं, One small step for a man, one giant leap for mankind. 38-year-old American standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969. That's one small step for man, one giant leap for mankind. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने के कुछ देर बाद बज एल्ड्रिन भी चांद पर कदम रखते हैं। इस मिशन की लैंडिंग को करीब 650 मिलियन लोग टीवी पर लाइव देख रहे थे। दोनों करीब 2.5 घंटे तक चांद की सतह पर रहे। उन्होंने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा लगाया। इसके बाद उन्होंने कुछ फोटोज ली और करीब 22 किलो चांद की मिट्टी रिसर्च के लिए धरती पर वापस लाए।
इतना ही नहीं, दोनों अपने साथ कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी ले गए थे ताकि चांद की धरती पर साइंटिफिक रिसर्चेस को परफॉर्म किया जा सके। एक साइस्मोमीटर जो चांद पर आने वाले भूकंप का पता लगाने वाला था, एक सोलर विंड स्पेक्ट्रोमीटर जिसका मकसद चांद की धरती पर सोलर विंड्स का क्या असर पड़ता है इसका पता लगाना था। वहीं दोनों अपने साथ एक ऐसे डिवाइस को भी ले गए जो लेजर बीम्स के जरिए चांद और धरती की सटीक दूरी का पता लगाने वाला था। इसके अलावा दोनों ने चांद पर एक टेलीविजन कैमरा को भी सेटअप किया जो धरती पर सिग्नल्स भेजने वाला था। 2.5 घंटे चांद पर बिताने के बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन लूनर मॉड्यूल में वापस आ जाते हैं और लूनर मॉड्यूल के इंजन को स्टार्ट करने लगते हैं। तभी नील आर्मस्ट्रांग देखते हैं कि लूनर मॉड्यूल के इंजन को स्टार्ट करने वाला स्विच टूट गया है। ये देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और इस प्रॉब्लम का सलूशन खोजने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था यदि इंजन चालू नहीं होगा तो वो धरती पर वापस नहीं जाएंगे। दोनों अपने इधर उधर देखने लगते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि स्विच बनाया जा सके। तभी बज एल्ड्रिन की नजर अपने बॉल पेन पर पड़ती है। वो अपने बॉल पेन को इस स्विच का सर्किट पूरा करने के लिए यूज करते हैं। फाइनली ये चीज काम कर जाती है और लूनर मॉड्यूल का इंजन स्टार्ट हो जाता है। कुछ ही देर में लूनर मॉड्यूल सीएसएम मॉड्यूल से जाकर अटैच होता है और माइकल कॉलिंस अपोलो 11 को धरती की ओर मोड़ देते हैं। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन माइकल कॉलिंस से अपने चांद पर बिताए गए लम्हों को शेयर करते हैं। अपोलो 11 मिशन लॉन्च होने के ठीक 8 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करता है। अर्थ के ऑर्बिट में एंटर करते ही स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 24,000 मील प्रति घंटा थी। इतनी स्पीड के कारण ही ये एक आग के गोले में घिर जाता है, मगर हीट शील्ड प्रोटेक्शन के कारण इसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को कुछ भी नहीं होता। 3 मिनट के कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के बाद स्पेसक्राफ्ट अपने पैराशूट को डिप्लॉय करके पैसिफिक ओशन में लैंड कर जाता है, जिसके बाद अमेरिकन नेवी एस्ट्रोनॉट्स को इवैक्यूएट कर लेती है। चांद से वापस आने के बाद आप जानकर चौंक जाएंगे कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया था, क्योंकि नासा को यह डर था कि तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ यदि चांद का कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस आया होगा तो धरती पर भयानक पैंडेमिक छा जाएगा। फाइनली अपोलो मिशन सक्सेसफुल हो गया था। अगले दिन 25 जुलाई को दुनिया के सभी अखबारों ने इस मिशन के बारे में लिखा। अमेरिका के इस मिशन की वाहवाही पूरी दुनिया में हुई, क्योंकि ये मिशन इंसानों के लिए एक उन्नति की सीढ़ी थी। लेकिन इस मिशन के सक्सेसफुल होने के अगले साल से ही बहुत से लोगों ने इसे अमेरिका का प्रोपोगेंडा कहना शुरू कर दिया। अपोलो 11 मिशन से जुड़ी बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी दी जाती है। आज भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका चांद पर नहीं गया था, बल्कि इस पूरे मिशन को एक हॉलीवुड स्टूडियो में शूट किया गया था। वॉइस ऑफ अमेरिका के अनुसार मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत ये कहा जाता है कि फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने नासा के लिए मून लैंडिंग को एरिया 51 में शूट किया था। एरिया 51 अमेरिका नवादा में एयरफोर्स का एक क्लासिफाइड बेस है। अब इसके काउंटर में बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि उस समय हॉलीवुड के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जिससे कि वो इतने हाई क्वालिटी ग्राफिक को फिल्मा सके। लेकिन ये गलत है, क्योंकि साल 1968 में ही डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने 2001 आ स्पेस ओडिसी नाम की फिल्म बनाई थी, जिसमें चांद और स्पेस से जुड़े कई सीन्स को फिल्माया गया था। वहीं दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि एस्ट्रोनॉट्स द्वारा अमेरिका का लगाया गया झंडा चांद पर कैसे लहरा रहा है, क्योंकि चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है। इसका जवाब आपको झंडे में ही मिल जाएगा, क्योंकि नासा के वैज्ञानिकों के पास इतना तो दिमाग है ही कि उन्हें पता है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिससे साधारण झंडा चांद पर नहीं लहराएगा। इसलिए नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को एक स्पेशल झंडा दिया था जिसमें एक वर्टिकल एल्यूमिनियम रोड लगी थी, ताकि झंडा बिल्कुल स्ट्रेट रह सके। लेकिन इसके भी काउंटर में लोग कहेंगे कि झंडे की पिक्चर में झंडा लहराता हुआ दिख रहा है। तो इसका जवाब ये है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन झंडे के ऊपर लगे वर्टिकल रोड को पूरे एज तक नहीं खींच पाए थे, जिसका झंडे की एंड में वेव दिखाई देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि झंडा लहर रहा है। वहीं एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि चांद पर ली गई इस फोटो में तारे क्यों नहीं दिख रहे। इसका जवाब आप खुद सोचकर देखिए। जब हम धरती पर सूरज की रोशनी में आसमान को देखते हैं तो क्या हमें तारे नजर आते हैं? ठीक इसी तरह इस पिक्चर को चांद पर सूरज की रोशनी में लिया गया था। इसी कारण चांद पर एटमॉस्फेयर न होने के कारण चांद का आसमान काला नजर आ रहा है, लेकिन सूरज की रोशनी के कारण आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बज एल्ड्रिन की इस पिक्चर में उनके हेलमेट के ग्लास पर नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन दिख रही है, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई कैमरा नहीं दिख रहा। तो आखिर फोटो कौन खींच रहा है? तो इसका आंसर ये है कि नील आर्मस्ट्रांग के स्पेस सूट में ही कैमरे को लगाया गया था, ताकि फोटो खींचने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा इस मिशन से जुड़ी और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने को मिलती है, जो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आगे चलकर खुद रूस ने माना कि अमेरिका ने चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को उतारा था।
अपोलो 11 मिशन में टोटल $30 बिलियन खर्च हुए थे, जो इंडियन रुपीज में टोटल 2 लाख करोड़ होते हैं। अमेरिका के बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि उस समय अमेरिका रूस से कोल्ड वॉर और वियतनाम से वियतनाम वॉर लड़ रहा था, जिससे अमेरिका में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आखिर चांद पर जाने के लिए इतने पैसे को क्यों खर्च किया गया, क्योंकि उन पैसों से आम लोगों का भला हो सकता था। लेकिन मेरे हिसाब से यदि अमेरिका चांद पर नहीं जाता तो वो सुपर पावर नहीं बन पाता, क्योंकि रूस को स्पेस में हराना अपने आप में एक बड़ी बात थी। क्योंकि स्पेस और टेक्नोलॉजी में ज्यादा पैसा खर्च करने के कारण ही आज अमेरिका इतना आगे है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को अपोलो 11 मिशन में इतने पैसे खर्च करने चाहिए थे? अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।